नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य कुमार और मैंने इस साल कैट 2019 में 99.99 परसेंटाइल अचीव की है और दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहले मेरे बारे में, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 20 साल का हूँ और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ रहा हूँ। मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन यानी कि जिस विषय में मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ वो फाइनेंस है। कैट 2019 में मेरे 99.99 परसेंटाइल आई एंड मेरे मार्क्स थे 229 नंबर। मेरे इंग्लिश में 99.98 था, मेरे रीजनिंग में 99.98 था और मेरा मैथ्स यानी क्वांट में 99.59 था। मैं आपको दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे अपनी स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा। जैसे कि हम जानते हैं कैट से IIMs नाम के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन होता है। कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे ना केवल IIMs बल्कि IIM के अलावा FMS और MDI, IMT जैसे कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलता है। कैट में 3 घंटे का एग्ज़ाम है और ये ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन अंग्रेज़ी वर्बल एबिलिटी जिसे कहते हैं, दूसरा सेक्शन रीजनिंग और तीसरा सेक्शन गणित यानी कि क्वांट के नाम से जाना जाता है। कैट की खास बात यह है कि तीनों सेक्शन में एक एक घंटा आपको देना ही पड़ेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी सबसे पहले ये थी कि मैंने कम से कम 7-8 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी। एग्ज़ाम नवंबर में शुरू होता है और मेरी तैयारी फरवरी में शुरू हो चुकी थी। मैंने फरवरी में पहली बार एक मॉक टेस्ट लिया जैसे कि मैं जान सकूं कि मेरी अभी करंटली क्या पोजीशन है, क्या मैं गणित में अच्छा हूँ, क्या मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। तो मॉक टेस्ट यानी कि कोई किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे। मॉक टेस्ट के ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि आपकी किस सेक्शन में दिक्कत है, क्या आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, क्या आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है। और ये प्रक्रिया हर हफ्ते आपको करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट एक हफ्ते भी छोड़ना एकदम पाप होगा, इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यही थी कि पहले मैं अपनी गलतियां निकालूं कि मेरे को दिक्कत किस में आती है। मेरा इंग्लिश में स्कोर हमेशा से अच्छा रहा है, जिस चीज़ में दिक्कत थी वो थी गणित और रीजनिंग। मैंने क्या किया, मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। जो लोग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकते वो नॉर्मल बुकलेट्स भी कहीं से मंगा सकते हैं जिसमें सबसे बेसिक मैथ्स के गणित के क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस नाम से, परसेंटेज नाम से। ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और मेरे ख्याल से बुकलेट आपको कहीं भी मिल जाएंगी, आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने बुकलेट्स मंगवाई एक इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंस्टीट्यूट आप बुक मंगा सकते हैं, और उसके बाद बुक करनी शुरू करी। बुक करते समय भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा वापस करने पड़ेंगे उन्हें मार्क कर लिया, या फिर जो भी क्वेश्चन मेरे से पहली बार में नहीं हुए उन्हें मार्क कर लिया, क्योंकि जो मुझे रिवीजन में हेल्प करें जब मैं वापस दोबारा बुक खोलूँ। ऐसे करते हुए मैंने जितनी बुकलेट्स जितनी भी टॉपिक्स के थे सब कवर कर लिए। खास बात कैट की ये है कि क्वांट में सिलेबस काफ़ी हद तक लिमिटेड होता है, यानी कि टॉपिक्स जो हैं उससे ज़्यादा आगे नहीं जाते। तो ये आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसे मुश्किल सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है जो कि बुकलेट्स में पार्ट है। सिर्फ परसेंटेज लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री वगैरह, अगर आप सिर्फ ये सब करेंगे तब भी आपका कैट में अच्छे अंक आ सकते हैं। एक क्वेश्चन स्ट्रैटेजी होती है, 34 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, उसमें से करीबन 5-6 क्वेश्चन हर साल ज्योमेट्री के आते हैं और करीबन 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं आपके बेसिक अर्थमेटिक यानी कि बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं आपके। तो ये सब टॉपिक्स तो आप कभी मिस कर ही नहीं सकते। तो इनको आपको बार बार बुक से 2-3 बार करना पड़ेगा। और उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने अपने 2-3 दोस्तों का समूह बना लिया जिनके साथ मैं हर रोज़ क्वेश्चन डिस्कस करता था जो मुझे नहीं आ रहे थे। और ये लाजमी है कि आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं भी होंगे, तो आप अपने 2-3 दोस्तों का जो कि सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, कैट के लिए काम कर रहे हैं, उनका ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप क्वेश्चन हर रोज़ डिस्कस करते रहें, गणित के स्पेशली। गणित से हटते हुए हम रीजनिंग पर आते हैं। एक बार रीजनिंग में भी 1 घंटे का समय होता है, उसमें 28 क्वेश्चन होते हैं। 28 क्वेश्चन, क्षमा कीजिए, 32 क्वेश्चन होते हैं उसमें। और 32 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 4-4 का एक समूह बना होता है। तो हमें 8 ग्रुप्स में 4-4 क्वेश्चन मिलते हैं
जो कि 32 क्वेश्चन बनाते हैं। अब कैट में रीजनिंग सेक्शन में ये बात है कि आपको सारे क्वेश्चन करने की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। आप 3 से 4 सेट बना लीजिए, उसके बाद आपकी परसेंटाइल अच्छी आ जाती है। अच्छी से मेरा मतलब है 95 के आसपास आराम से आ जाती है। अब आप 4 सेट कौन से करें और कैसे करें और उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो बात ये रहती है कि रीजनिंग हमेशा एक ऐसा सेक्शन रहा है कैट का जिससे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं। कोई एक स्पेसिफिक बुकलेट या फिर कोई तोड़ नहीं है ऐसा कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, जितने भी पुराने कैट के पेपर ऑनलाइन अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे पेपर्स फ्री में अवेलेबल हैं, आप वो पेपर ले सकते हैं और उन सब से सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको एक काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के मिलेंगे अलग अलग प्रकार के। और रीजनिंग में यही होता है, जितने प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। रीजनिंग में आपने जितनी प्रैक्टिस कर ली वो अलग, एंड उसके बाद पेपर कैसे करना है रीजनिंग का वो अलग। मेरा मतलब ये है कि जब आपको 1 घंटे मिलते हैं उसमें से स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट आप देंगे 8 के 8 क्वेश्चन पढ़ने में, कि कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है और मैं नहीं कर सकता, और कौन सा क्वेश्चन आसान तो है बट काफ़ी समय लगेगा। ये 3 प्रकार के आप क्वेश्चन ढूंढेंगे उन 8 क्वेश्चन के अंदर, और आप लिख लेंगे कि मुझे ये आसान लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 मुश्किल है तो नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 मुश्किल है। ऐसे करके आप बना लेंगे अपने ऑर्डर। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन आसान आइडेंटिफाई करे आप उन्हें उठाएंगे और उन्हें शुरू करेंगे करना। तो आपका ऑर्डर यही रहेगा कि आप सबसे पहले 5-7 मिनट लगाएं क्वेश्चन डिसाइड करने में कि कौन से क्वेश्चन ईजी हैं, उसके बाद ही आप अपना रीजनिंग वाला सेक्शन स्टार्ट करें अटेम्प्ट करना। अब हम एक बार आते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में। इंग्लिश में 34 क्वेश्चन होते हैं और दोबारा 1 घंटे का समय होता है। तो उन 34 में से 24 क्वेश्चन होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नाम से, यानी कि आपको एक आर्टिकल पैसेज दे रखा होगा और उसमें आपको उसके बेसिस पे उसके आधार पे आपको क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। उसके 24 क्वेश्चन होते हैं 34 में से, और बाकी 10 क्वेश्चन एक श्रेणी में आता है जिसका नाम है वर्बल एबिलिटी, उस पर हम अभी आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यानी कि पैसेज से पढ़ के आंसर करने में जो 24 क्वेश्चन होते हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा वेटेज उनकी होती है। तो सबसे ज़्यादा फोकस भी आपको लाजमी है कि उस पर ही करना पड़ेगा। उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, आपकी रीडिंग स्पीड, यानी जिस स्पीड से आप आर्टिकल पढ़ते हैं, जिस स्पीड से आप इंग्लिश पढ़ पाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरा, पढ़ने के बाद क्या आप उसका उत्तर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, या समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बचपन से काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता रहा हूँ और हर रोज़ न्यूज़पेपर ही पढ़ता था, तो इसलिए मुझे रीडिंग स्पीड यानी पढ़ने की स्पीड में कभी इतनी दिक्कत आई नहीं। पर जिन लोगों को दिक्कत है उस चीज़ में, मैं उन्हें एक ही सलाह दूंगा कि आप क्या कीजिए, आप कोई भी नॉवल उठा लीजिए जिससे आप हर रोज़ रात में पढ़ें, कम से कम 1 घंटा नॉवल पढ़ें। सुबह सुबह न्यूज़पेपर, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये ज़रूर पढ़ें। अब न्यूज़पेपर से क्या होता है, न्यूज़पेपर के अंदर बायोलॉजी से लेके फिलॉसफी तक हर टाइप के आर्टिकल्स आते हैं, जैसा कि एक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स आते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें हर रोज़ सुबह 1 घंटा। आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, जो आपको बाद में इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करेगा। और शाम में या रात में 1 घंटा नॉवल ज़रूर पढ़ें, कोई भी नॉवल। उससे आपकी रीडिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, और ये अचानक से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कम से कम 6-7 महीने देने ही पड़ेंगे। मैं ये बचपन से करता आ रहा हूँ तो शायद इसलिए मेरे लिए थोड़ा आसान रहा हो, लेकिन कम से कम 6-7 महीने तो आपको इसके लिए देने ही पड़ेंगे। ये तो हो गया आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ाने का। उसके बाद आपने आर्टिकल पढ़ लिया, आपने पैसेज पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद उत्तर कैसे किया जाए, ये भी एक अलग ही समस्या होती है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ शब्दों का मतलब समझ नहीं आता प्रश्न के अंदर, इसलिए हम उत्तर ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक बुक का नाम है वर्ड पावर मेड इजी, जो कि नॉर्मन लुइस ने लिखी है। मैंने उसको आधार बनाया अपना और उसको पढ़ना शुरू किया। तो मेरी सलाह भी आपसे ये रहेगी कि आप वो बुक ज़रूर पढ़ें। उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स का मतलब दे रखा है, काफ़ी कुछ उसमें दे रखा है जिससे आपको वर्ड्स का मतलब निकालने में आसानी होगी। तो अखबार और नॉवेल्स, उससे पढ़ने से आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। वर्ड पावर मेड इजी, उससे आपको वर्ड्स का मतलब समझ आएगा। एंड उसके बाद उत्तर करने के लिए आपको ज़्यादातर आपको आइडिया लग जाए कैसे उसका उत्तर करना है। बट एक और चीज़ इसमें इंग्लिश में ये बताना चाहूँगा आपको कि इंग्लिश में कोई एक सही आंसर नहीं होता। जब भी आप उत्तर करने जाएंगे ना, आपको कम से कम 4 ऑप्शन में से
एक या दो आंसर ऐसा लगेगा कि आसपास हैं और इनमें से कोई भी उत्तर हो सकता है। और ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत आपकी नहीं है सिर्फ, ये काफ़ी लोगों की है। मेरे ख्याल से हर बंदा जो कैट देता है उसे ये दिक्कत आती ही आती है कि इंग्लिश में एक उत्तर समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि 2-3 आंसर उत्तर हो सकते हैं। और ये इसको हम समझा सकते हैं एक गोलकीपर की तरह। जैसे फुटबॉल में गोलकीपर होता है, वो कितनी प्रैक्टिस कर ले, गोल तो लगेगा ही लगेगा। एक या दो गोल, एक या दो गलतियां तो होंगी होंगी पेपर में भी, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार काफ़ी सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको आपके इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार गोलकीपर प्रैक्टिस करेगा, तो फिर गोल कम लगेंगे, यानी गलतियां कम होंगी। और यही मेरी सलाह आपकी रहेगी कि काफ़ी बार आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करें। रही बात वर्बल एबिलिटी की, वर्बल एबिलिटी जो सेक्शन है जिसमें 10 प्रश्न आते हैं, इंग्लिश के अंदर ही आता है ये, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए ये रहती थी कि मुझे एक क्वेश्चन का टाइप होता है पैराजंबल्स नाम से। पैराजंबल यानी कि 4 आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे, 4 सेंटेंस में आपको किस ऑर्डर में लगाना है वो आपसे पूछा जाएगा। और ये मेरे लिए हमेशा से दिक्कत वाला काम रहा है कि मुझे ऑर्डर समझ आता नहीं कि कैसे किया जाए आगे। सो मैंने क्या किया, मैंने उस पर कम से कम 3 से 4 मिनट लगाए हर क्वेश्चन पे, चूंकि सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं तो इस पर मैं टाइम लगा सकता हूँ। 2-3 मिनट लगाए, कुछ क्वेश्चन जल्दी हो गए तो 1-1.5 मिनट में हो गए, कुछ क्वेश्चन 2-3 मिनट लगाए। और ये मैं तभी कर पाया जब मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी थी और मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन जल्दी हो गए। तो रीडिंग स्पीड बढ़ाने का फायदा आपको वर्बल एबिलिटी में मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन बहुत सारे आप बहुत ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपका उसमें स्कोर अच्छा आएगा। तो ये मोटा मोटा हो गया कि तीनों सेक्शन को कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। मैं आपको कैट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। कैट के ज़रिए आप IIMs के अलावा काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। कैट आजकल ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, तो इसका मतलब आपको पेन पेपर पे लिखने की आदत नहीं होनी चाहिए, आपको लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो ये भी एक मुसीबत के पॉइंट बन जाता है कि लोग बुक पे पढ़ लेते हैं लेकिन वो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते। तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस भी करनी है, आपको कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करनी है, आपको लैपटॉप से प्रैक्टिस करनी है, आपको बुक्स से प्रैक्टिस करने का ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। या फिर फायदा मिलेगा तो आपको इन द एंड आपको लास्ट में कंप्यूटर यूज़ करना ही पड़ेगा। जो IIM के अलावा मैं आपको बता रही कौन से संस्थान लेते हैं। अब ये एग्ज़ाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया, IIM नाम के इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनमें मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट यानी कि MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स हुआ जाता है। अब MBA जो है वो किसी एक फील्ड के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ इंजीनियरिंग वाले लोग नहीं करते, यानी सिर्फ कॉमर्स वाले या सिर्फ आर्ट्स वाले नहीं करते। ये एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है, जिसने मैथ्स ली हो ना ली हो, जिसने इंजीनियरिंग करी हो, जो आर्ट्स स्ट्रीम का हो, जिसने हिस्ट्री करी हो। कैट जो एग्ज़ाम है वो कुछ नहीं देखता आपका बैकग्राउंड क्या था, वो बस देखता है कि आप पेपर देने आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो कैट का एग्ज़ाम कोई भी श्रेणी का बच्चा दे सकता है। कैट देने के बाद आप परस्यू करते हैं या फिर आप ज्वाइन करते हैं किसी भी कॉलेज में MBA कोर्स, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोर्स होता है। अब इस कोर्स के बाद आप कुछ स्किल्स अपने अंदर ऐड करते हैं, कुछ वैल्यूज अपने अंदर ऐड करते हैं, जिससे आप एक अच्छे मैनेजर बन सकें। अब एक मैनेजर क्या करता है, ये तो काफ़ी लाजमी है कि वो अपने अंदर के जितने भी लोग हैं वो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सबको एक साथ लेके आना, एक टीम में लेके आना और उन सब से एक काम करवाना जिससे अच्छा रिजल्ट आए, वो एक मैनेजर का काम होता है। और MBA की डिग्री के बाद आपको काफ़ी कुछ इनपुट्स मिलते हैं, आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है, मदद मिलती है एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए। मैंने कैट की प्रैक्टिस के लिए मैंने ये भी सोचा था कि कैट में जो है कोई कट ऑफ नहीं होती, कट ऑफ होती है स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए। जैसे IIM A, IIM B, IIM C की हर एक की अलग अलग कट ऑफ होगी अपने कॉलेज के हिसाब से। तो इसलिए अगर कट ऑफ आपको जाननी हो, जो भी आपका टारगेट कॉलेज हो, जो भी आप चाहते हो आपको कॉलेज में एडमिशन मिले, तो आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा पता करने के लिए कि कितनी कट ऑफ या कितना मिनिमम मुझे मार्क्स चाहिए होंगे जिसके बाद मेरा एडमिशन हो पाएगा। ग्रेजुएशन के अंक के लिए कि कितने ग्रेजुएशन मार्क्स चाहिए होंगे, उसके लिए भी आपको एक अपनी अलग अलग कॉलेज वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। मेरे लिए मेरा ड्रीम कॉलेज था IIM A, IIM B, IIM C का समूह, जिसे लोग ABC के नाम से जाते हैं। IIM ABC ही मेरा एम था।
अब ABC मेरा एम इसलिए था क्योंकि मुझे बाद में MBA करने के बाद एक कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट वो लोग होते हैं जो कोई भी प्रॉब्लम का हल बताते हैं किसी को भी। सो कंसल्टेंट बनने के लिए मुझे लगा कि IMABC जैसे इंस्टीट्यूट्स, जैसे कॉलेजेस मेरे काफ़ी हेल्प करेंगे, मुझे काफ़ी मदद करेंगे। तो इसलिए IMABC में कंसल्टेंट की काफ़ी रोल, काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। इसलिए मेरे ड्रीम कॉलेजेस IMABC हैं। उसके अलावा मेरी तैयारी का रोड मैप यानी कि मेरा टाइमलाइन ये था कि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने फरवरी में तैयारी शुरू करी। मैंने हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट तो दिया ही दिया। उसके अलावा मैंने कोशिश की कि मेरा हफ्ते भर में एक चैप्टर हो जाए। हर हफ्ते एक चैप्टर होता रहे गणित का, हर हफ्ते एक चैप्टर होता रहे इंग्लिश का। तो हर हफ्ते मैं एक तरह से 3 चैप्टर करता था, एक इंग्लिश का, एक गणित का और एक रीजनिंग का। और इस हिसाब से करते करते मेरा कोर्स जो है समर ब्रेक के अंदर यानी कि जून तक ख़त्म हो चुका था, जिससे मुझे काफ़ी टाइम मिला, काफ़ी मौका मिला रिवाइज करने का। और रिवाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कैसे कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको उस समय तो याद होते हैं लेकिन एग्ज़ाम के टाइम याद नहीं आ पाते। इसलिए अगर आप एक फॉर्मूला शीट बना लें या फिर आप क्वेश्चंस मार्क करते रहें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो मुझे रिवाइज करने का टाइम आना है, तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। अब मैं आना चाहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कैट की, जो कि सिलेबस नहीं है। ये है आपकी मेंटल स्टेट, यानी कि आप कैसे सोच रहे हैं, क्या किस कॉन्फिडेंस किस लेवल की आपकी मेंटल स्टेट है उस समय। मेरा ये मानना है कि कैट में सिर्फ 3 सब्जेक्ट नहीं होते। 3 सब्जेक्ट्स के अलावा जो अभी हमने बताया, उसके अलावा एक चौथा सब्जेक्ट भी होता है जो कि होता है आपकी मेंटल स्टेट एंड आपका टाइम मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट ही लोगों को आर पार लेके जाता है, यही सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब अपनी मेंटल स्टेट को या फिर अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखें। एक समय ऐसा भी आया था, मुझे याद है समर ब्रेक, मेरी गर्मियों में छुट्टियां चल रही थी उस समय, जब मैं मॉक टेस्ट तो दे रहा था बट मेरा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा था, वो एक जगह आके अटक चुका था। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैंने एक बार पेपर अटेम्प्ट किया और मेरा मार्क्स इतने खराब आए कि मैं कट ऑफ भी क्लियर नहीं करता, मिनिमम कट ऑफ जो है IMABC की वो क्लियर भी नहीं करता। तो ऐसा मौका आपके साथ कई बार आएगा और ये टॉपर्स को भी आता है। ये मेरे ख्याल से सिर्फ मेरी दिक्कत नहीं रही होगी, मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त थे जिनको ऐसी दिक्कत फेस करनी पड़ रही थी कि उन्हें वो एग्ज़ाम दे रहे थे, उनके नंबर नहीं बढ़ रहे थे, मॉक टेस्ट के बाद भी उन्होंने सब कुछ कर लिया, सारी बुकलेट्स कर रही थी, सारे मॉक टेस्ट दे रहे थे, फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे थे। तो इस बढ़ाव पे आपका मोटिवेशन, आपका मेंटल स्टेट खराब होने लगता है, आपको दिक्कत आने लगती है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी नंबर नहीं आ रहे। मेरे हिसाब से आपके लिए परीक्षा होती है कैट से पहले कि आप किसी तरह इस फेज से इस 1-2 महीने के पीरियड में अपना मोटिवेशन बनाए रखें। इवन दो आपके नंबर नहीं आ रहे मॉक टेस्ट देने के बाद भी, उसके बावजूद आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें। नंबर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, अब अगला मॉक टेस्ट दें, लेकिन मॉक टेस्ट को एनालाइज करते रहें कि मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। चाहे गलती मेरी है, कई बार हो सकता है कि मॉक टेस्ट ही अजीब सा हो जिसमें नंबर किसी का ना आ रहे हो, सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ आपके नंबर नहीं आ रहे, किसी के नंबर नहीं आ रहे। तो ये भी हो सकता है कि मॉक टेस्ट ही अजीब हो, ये भी हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी हो लेकिन क्वेश्चन गलत आ रहे हों, क्वेश्चन अजीब से आ रहे हों। तो आपको मॉक टेस्ट देने के अलावा मॉक टेस्ट एनालाइज करना भी सीखना पड़ेगा। मॉक टेस्ट एनालाइज करना यानी कि आपकी गलती हुई तो क्यों हुई, और अगर आपको सही हुआ तो क्या वो ठीक से सही हुआ या फिर आपने तुक्का मारा था या फिर आपने ऐसे ही कोई भी ऑप्शन मार्क कर दिया वो सही हो गया, या फिर आप श्योर नहीं थे एग्जाम के टाइम कि ये मैंने ऑप्शन मार्क किया सही है या नहीं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो आपकी गलतियां प्लस जो आपके सही हुए लेकिन आपके ठीक से सही नहीं हुए, यानी कि आपने तुक्का मारा, वो सब क्वेश्चन मिला के एक साथ आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरी गलती कहाँ पे हुई, क्या दिक्कत रही थी उस बात की। अगर आप ये करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे इसमें, और आप मोटिवेशन आपकी बनी रहेगी कि हाँ मुझे ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। क्योंकि खाली रहेंगे तो ऐसा काफ़ी पॉसिबल है कि आपका ध्यान भटक जाए और आपका मन ना करे कि नंबर तो आ नहीं रहे, तो चलो कुछ और कर लेते हैं, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो नहीं, सबके साथ ऐसा होता है कि 2-3 महीने आपके काफ़ी डीमोटिवेटेड रहते हैं, आपका मन नहीं करता कुछ करने का, और इससे आपको गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इससे अगर आप आगे निकल पाए तो आप अच्छा कैट में परसेंटाइल लेके आ जाएंगे पक्का। इसमें कोई दो राय नहीं। एक और चीज़ जो कैट के लिए
इम्पॉर्टेंट है वो है कि कैट के दिन आप कैसा परफॉर्म करते हैं, किस टाइम स्लॉट पे डिपेंड करता है। कई बार तो ये टाइम स्लॉट यानी कि जब कैट का एग्जाम होता है तो वो 9:30 से 12:30 भी हो सकता है, यानी सुबह के 9:30 से 12:30, या फिर दिन में 2:30 बजे से 5 5:30 बजे भी हो सकता है। तो अगर आपका एग्जाम दिन के 2:30 से 5:30 है, जैसे कि मेरा था, और उस समय मेरे को मैं दिन में कई बार दिन में कई बार सो भी जाता था, तो मुझे इस चीज़ को भी ओवरकम करना है, इस चीज़ से भी ओवरकम करना है। तो मैंने क्या किया, कैट 24 नवंबर का था, उससे एक महीने पहले यानी 24 अक्टूबर से मैंने शुरू कर दिया हर रोज़ 2:30 से 5:30 एक मॉक टेस्ट देना। अब उससे क्या हुआ, मैंने 30 मॉक टेस्ट भी दिए एक तरह से, और 30 मॉक टेस्ट उस टाइम दिए जिस टाइम मेरा एक्चुअल एग्ज़ाम होना था। तो उससे मेरी बॉडी क्लॉक काफ़ी सही हो गई, यानी कि मेरा मन करता था 2:30 से 5:30 पढ़ने का, एग्ज़ाम करने का, 2:30 से 3:30 मेरा इंग्लिश करने का मन करता था। तो ऐसे एक बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है आपकी, तो आपको एक महीने पहले से कम इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपका एग्जाम सुबह है तो सुबह उठ के 9:30 से 12:30 आपको एग्जाम एक मॉक टेस्ट दे देना चाहिए हर रोज़, और इससे आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी। उसके बाद आखिर के एक महीना मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट एनालाइज किया, क्योंकि मैंने सिलेबस अपना काफ़ी पहले ख़त्म कर लिया था। और मुझको लगता है ये काफ़ी बड़ा रीज़न रहा कि मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए कि मेरा अच्छा स्कोर आया लास्ट में। क्योंकि अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे तो ऐसा बहुत ही कम चांस है कि आपको एक नया प्रकार का क्वेश्चन दिखे कैट के एक्चुअल एग्जाम के टाइम। तो मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस देख लिए थे, और इसलिए जो एक्चुअल कैट का एग्जाम था वो मेरे लिए सरप्राइज नहीं था, मेरे लिए कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं हो रही थी कि हाँ ये किस टाइप का क्वेश्चन है। मुझको आइडिया था कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो मैंने कर रखा है, यहाँ पर कर रखा है, ऐसे कर रखा है, तो मुझे ऐसा रहा कि हाँ ठीक है ये सब कर रखा है। तो मेरे से कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हुआ, और कॉन्फिडेंस अगर बूस्टअप हो जाता है और आपने पढ़ाई कर रखी हो, रिविजन कर रखी हो, तो देन देयर इज़ नथिंग, देन ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर कम आए, और ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है इसे कमाने के। जो और लोग ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, और मैंने लकीली पहले अटेम्प्ट में ही अच्छे मार्क्स आ गए। ऐसा कई बार होता है, मैंने कई लोग देखे हैं जो एक नहीं तो 2 अटेम्प्ट देते हैं, 3 अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद उनके अच्छे नंबर आते हैं। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका एक अटेम्प्ट में ठीक नहीं आए मार्क्स। अगर आपके किसी एक अटेम्प्ट में ठीक नहीं आए मार्क्स और आप अभी दूसरा अटेम्प्ट देना जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेरी सलाह आपके लिए ये रहेगी कि आप पहले अपना पहले अटेम्प्ट में गलती कहाँ हुई थी उसको फिगर आउट करें। यानी कि आपके क्या इंग्लिश में नंबर कम आए थे, क्या आपके मैथ्स में नंबर कम आए थे। अपना वीक एरिया देखें, अपना स्ट्रॉन्ग एरिया भी देखें कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसमें मुझे कम टाइम देने की जरूरत है, ये मेरा वीक एरिया है, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है। उसके बाद अपने वीक एरिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि मुझे लगता है कोई मेहनत का ऑल्टरनेट तो होता नहीं है। एंड अनलेस अनटिल यू आप उस सेक्शन में, जिस सेक्शन में आप वीक हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं, उसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते उस पर। उसके अलावा आपको आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं उसके अलावा इसमें। मैंने टेस्ट सीरीज भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए थी। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था टाइम, जो कि कनॉट प्लेस में है, और मैंने उसके टेस्ट सीरीज दे रखी थी। उस टेस्ट सीरीज में 24 से 25 एग्जाम थे, और उसके अलावा मैंने एक और टेस्ट सीरीज दे रखी थी जिसमें भी 24-20 के आसपास एग्जाम थे। तो मैंने आखिर में करीबन 40-45 एग्जाम अटेम्प्ट कर चुका था मैं एक्चुअल कैट देने से पहले, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा मेरे लिए। जो लोग घर पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर एक टेस्ट सीरीज अगर आप ले लें अपने घर की तैयारी के साथ, तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। घर पे तैयारी करने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अगर आप बेसिक बुकलेट्स, बेसिक प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज वगैरह के बुकलेट्स कहीं से मंगा लेते हैं, उसके अलावा टीचिंग से और घर की मेहनत में, मेरे को तो लगता है घर की मेहनत ही ज़्यादा आपके लिए कारगर रहेगी। जो कि टेस्ट का सिलेबस होता है, जो कि वो जैसे मैंने आपको बताया, क्वांट में तो फिक्स्ड है, यानी मैथ्स में तो फिक्स्ड है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन रीजनिंग में वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। रीजनिंग में कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में आर्टिकल्स जो है बड़े बड़े अखबारों से, वॉल स्ट्रीट का कोई आर्टिकल आ गया, फिर बिजनेस जर्नल का आर्टिकल आ गया, गार्जियन का आर्टिकल आ गया, ऐसे ऐसे अखबारों के आर्टिकल कई बार आ जाते हैं। तो ये आप ऐसा कम ही चांस है कि आपने आर्टिकल को पहले कहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए कुछ ऐसा सिलेबस तो नहीं कहूँगा मैं आर्टिकल्स के लिए, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो सिलेबस भी मोटा मोटा हमने देख लिया कैसा है।
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो कि कैट है उसमें कुछ कई बार दिक्कतें ये आती हैं कि कई बार आपका माउस काम नहीं करता, कई बार आपका स्क्रीन में दिक्कत आ रही होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की तैयारी करें। ये पेन और पेपर टेस्ट नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो अगर आप कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप किसी स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, क्या चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, चाहे वो आपका लैपटॉप हो गया, कहीं पे आप पढ़ रहे हो। वो कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कोई भी क्लियर कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि आपको हार्डवर्क करना है और वो हार्डवर्क एक स्मार्ट मैनर में करना है। स्मार्ट मैनर यानी कि आपके हिसाब से। मेरी स्ट्रैटेजी आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी, आपके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनेगी। कैसे बनेगी? आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, अपने वीक एरियाज पे वर्क करेंगे हार्डवर्क की वजह से, और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को स्ट्रॉन्ग ही रखे रहेंगे। और आप मॉक टेस्ट में बार बार पता लगाते रहेंगे क्या मेरे वीक एरियाज पे इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, और क्या मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज मेरे अभी स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं या नहीं। कैट में आपको सारे आंसर सही नहीं करने, कैट में आपको बाकी लोगों से अच्छा करना है। तो हमें अपनी ईगो यानी कि अपना अहंकार हमेशा दूर रखना है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता मुझे तो मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा, क्योंकि टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा है। और अगर सेक्शन वाइज देखें तो 1-1 घंटा है, और 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करना के आसपास, यानी कि 2 मिनट हर क्वेश्चन के। अगर आपको 2 मिनट में हर एक क्वेश्चन करना है तो आपको पिछले शुरुआत के 30 सेकंड में आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या मैं क्वेश्चन वो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो अगले क्वेश्चन में जाता हूं। मैंने करीबन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैथ्स में, और तो 34 तो मैंने भी नहीं किया, और मेरे 99.59 आई है। तो अगर आपने 20 क्वेश्चन ही ठीक से अटेम्प्ट कर लिए तो आपके 60 नंबर आ गए, और 60 नंबर में आपकी 99% क्रॉस हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा अंक माना जाता है। तो अपना अहंकार हटा के टाइम लिमिट के कंस्ट्रेंट में, टाइम लिमिट देखते हुए कि अगर मेरे से क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर नहीं हो रहा, 30 सेकंड में समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, आगे बढ़ो ना बढ़ो, तो अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। ऐसे करके हर एक क्वेश्चन कम से कम देखते रहें कि हाँ ये क्वेश्चन मुश्किल है तो ये मैं नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। ये क्वेश्चन आसान है तो अभी करूंगा। ये क्वेश्चन मीडियम है बट लंबा है तो ये भी शायद ना करूं, मैं बाद में करूंगा। तो ऐसे करके एक स्ट्रैटेजी बनाएं, जो स्ट्रैटेजी आपकी बनेगी मॉक टेस्ट के जरिए। लेकिन ये पॉइंट मैं जरूर बार बार रिपीट करूंगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करने, हमेशा उनको लास्ट के लिए छोड़ना है, अगर टाइम बचे तभी करना है। ये बात नहीं लेना कि मैंने चूंकि ये टॉपिक पढ़ा था और ये टॉपिक मुझे अच्छे से आता है तो ये मेरा टॉपिक करूंगा ही करूंगा। जैसे कि अगर आप ज्योमेट्री में माहिर हैं तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया तो जरूरी नहीं कि आप उसमें करेंगे। अब मैं मानता हूं आप क्वेश्चन कर लेंगे, बट वो क्वेश्चन अगर आप 4 मिनट में करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। ये आपके लिए कुछ प्रॉफिट या फिर कुछ अच्छा चीज़ नहीं लेके आएगा। ये आपके लिए अंक हर क्वेश्चन के सेम है, आपको हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप आसान क्वेश्चन करते हैं तब भी 3 मार्क, अगर आप मुश्किल क्वेश्चन करते हैं तब भी 3 मार्क। तो इससे बढ़िया आप आसान क्वेश्चन करें जो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, उससे 3 अंक गेन करें। अगर आपके पास टाइम बचता है, टाइम बचने के बाद आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में वापस आ जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो टाइमिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कैट एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए या फिर 99% का आंकड़ा क्रॉस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ हार्डवर्क यानी कि मेहनत। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका 50 और 60% आती थी इंग्लिश में, और उसके बाद उन्होंने लगातार मेहनत करी, लगातार उन्होंने नॉवल पढ़ी, हर रोज़ अखबार पढ़ा, उसके बाद आखिरी दिन यानी कैट वाले दिन उनकी 99% आई इंग्लिश के अंदर। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका गणित काफ़ी वीक था, लेकिन उन्होंने अपनी बुकलेट्स कम से कम 2 से 3 बार करी, हर बार डाउट्स मार्क करे, लोगों से पूछते रहे, और बार बार बुकलेट करने के बाद उनके मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हुए और वो 99% की श्रेणी में आए। तो हार्डवर्क मेरा पहला सजेशन रहेगा। दूसरी बात, हर एक बंदे के प्रेपरेशन फेज में, यानी कि जब वो तैयारी कर रहा होता है, एक ऐसा 2-3 महीने का टाइम आता है जब वो काफ़ी डीमोटिवेटेड, यानी कि जब उसका जोश बिल्कुल कम हो जाता है। ऐसा आता ही आता है। ये टॉपर्स के साथ भी होता है और ये नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है। अगर आपने ये 2-3 महीने का फेज ठीक से बिता लिया, यानी कि आपने फिर भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, आप फिर भी तैयारी करते रहे, तो आप टॉपर बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरी चीज़, कोई भी इशू, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अपनी ईगो पे ना लें, यानी कि आप जोश में ना करें वो क्वेश्चन कि नहीं मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन करना ही करना है। नहीं, हर क्वेश्चन के 3 मार्क हैं, चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अपना अहंकार, अपना जोश में नहीं करना है वो क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन पहले करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद में करने हैं, कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करने हैं, और डरना नहीं है एग्जाम के टाइम।
यही मेरे तरफ से रहेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन DKD।